हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 जो है ये पॉलिटी का है और यह आप जान रहे हैं कि यह क्लास 8 का पॉलिटी है। अध्याय हम इसका तीसरा पढ़ेंगे, इकाई 2 है और संसद तथा कानूनों का निर्माण जो है कैसे होता है, इन बारे में जो है इस अध्याय में दिया गया है। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। संसद जो जानते हैं कि संसद में अगर 400 जो 50 प्लस होता है, एक तरह से 50 प्लस अगर आप वोट लाते हैं, 50% प्लस 1 हो गया, ज़्यादा हो गया, एक भी वोट ज़्यादा आता है तो उसकी सरकार बनती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि कितने कहाँ सीट मिले हैं, किसको मिले हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को, आरजेडी को, इत्यादि जो भी चुनाव में उतरते हैं लोकसभा में उनको। तो ये 543 टोटल सीट है, तो 272 जो सीट जिसको आता है वो क्या होते हैं, वो सरकार बनाते हैं। तो सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, तो 272 सीट में जिसकी जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, अनेक जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, आम जनता पार्टी है, कितना किसको सीट आया है। अगर एक जैसे बीजेपी हो गया, तो बीजेपी को अगर 272 अकेला ही वह बीजेपी अकेला ही 272 सीट लाता है, तो वह क्या होगा, स्वयं का सरकार स्वयं वो बना सकता है, वो स्वयं बना सकता है। लेकिन अगर गठबंधन होगा, मतलब एक दल से अधिक दलों का, जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दल से अगर अधिक दल हो जाएँगे तो उसको गठबंधन बोलते हैं, तो वो गठबंधन के साथ सरकार बनाएँगे। तो इन सब बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है संसद, क्या कानून है, उसके निर्माण कैसे होते हैं, क संसद तथा कानूनों का निर्माण कैसे होता है, इन बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षक के लिए देखिए दिशा निर्देश क्या दिया गया है कि कक्षा 6 और 7 में पाठ्य पुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। यही जो है यह उसी क्रम में अगली कड़ी है, लिहाजा अब जब जिन विचारों पर चर्चा की गई है, उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा। देखिए हम क्या इसमें उसमें पढ़े थे, इनके बारे में भी बताया गया है। खासतौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को। अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रसंग में अखबार और टेलीविज़न रिपोर्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 3 में हमने संसद कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। अध्याय 3 में जो यहाँ पर संसद के क्या कार्य हैं उसकी चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जोड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा या नाउम्मीदी का रवैया लिए होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी। आपको उन्हें यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है। देखिए अध्याय 4 में हम क्या पढ़ेंगे, तो अध्याय 4 में कानूनों की समझ पर केंद्रित होगी। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज़्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे, तभी वे ये समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। अध्याय के शुरुआत में चर्चा की गई है कि कानून का यह शासन किस तरह विकसित हुआ और राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के मनमानेपन का किस तरह विरोध किया। अध्याय 4 में दिए गए चित्रकथा पट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। कि इस चित्रकथा पट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय के में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए विचाराधीन प्रस्तावित कानूनों का भी उदाहरण दे सकते हैं, ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ सकें।
देखिए, अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों में मौलिक अधिकार को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें। विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। अब हम शुरू करते हैं, क्या है? तो तीसरा अध्याय है, हमें संसद क्यों चाहिए? तो हमें संसद क्यों चाहिए? तो शुरुआत होती है कि हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही ये तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद कर देती है। इसी आधार पर भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। क्या है? भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व कौन है? तो संसद है, भारतीय संसद। अब देखेंगे तो हमें संसद क्यों चाहिए में, तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? एक उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में भारत समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। इस तरह-तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका में क्या चाहिए? जो निर्वाचित हो, जो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, वो सदस्य होने चाहिए। कहाँ, कब? तो 1885 में। और आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जो कि आप कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, यह 1885 में इसकी गठन होती है, बनता है। और यही भारतीय लोगों को और वहाँ पर विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ये बात रखी, मांग की। उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। कौन कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। कब? तो 1909 में। कौन दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की मंजूरी दी गई। और हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जो अमीर होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, वही इसमें भाग लेते थे। महिला तो इसमें भाग लेती ही नहीं थी।
जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर जो है हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। यहाँ पर एक चित्र में देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। ये जो है चित्र जो है पोस्टर पर सटा हुआ है और इसको पढ़ रहा है। और 2004 में जो है 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। कब? तो 2004 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता है। और यहाँ पर 1.5 लाख जो है पेड़ों की रक्षा की गई इन ईवीएम मशीन के माध्यम से। और जब चुनाव हुआ तो यह 8 लाख टन की जो कागज़ की ज़रूरत होती थी वो क्या हुई? कम हो गई। और कम हो गई मतलब कि ना हुई। और वोट जो है किसके द्वारा लिए गए? तो ईवीएम के द्वारा लिया गया। आगे है यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता जो है संवेदनशील हो। अगर भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी में क्या है, सरकार अगर स्वतंत्रता मिलती है तो आगे जो है लोगों की मांगों के प्रति क्या होगा, संवेदनशील रहेगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह होता है, मतलब है कि देश के सभी वयस्क जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि सभी का हक है, जो वोट देने के अधिकार में हैं, जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो वोट सभी देने के अधिकार हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चर्चा करने के लिए कहता है, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा? आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? चर्चा करिए। तो शिक्षक के द्वारा जो है क्लास मॉनिटर की चुनाव किए जाते हैं। अ, अब आगे हम पढ़ेंगे लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति अगर बन गया तो लोकतंत्र का क्या है, ये प्रस्थान आगे बढ़ने की बिंदु है। और सहमति का मतलब है चाह, मतलब स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। आप उसमें सहमति दे रहे हैं, स्वीकृत हैं और आप अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं, यही है मतलब। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। देखिए आगे है कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? व्यक्ति जो है सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? प्रतिनिधित्व को चुनकर। तो यही यहाँ पर लिखा भी गया है कि जैसा कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या है? चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, जो क्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट आता है, जो ज़्यादा सीट लाया है, वही जो है सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जो जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि हैं, इसी सारे प्रतिनिधियों के समूह को हम संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है, और यह सरकार को क्या करती है? नियंत्रित और मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और
उस पर नियंत्रण रखते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, लोग ही सरकार बनाते हैं। यह फ़ोटो देख सकते हैं, जो कर्मचारी है दुर्गम इलाकों पर मतदान केंद्र के जाने के लिए मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व का जो है यह विचार कक्षा 6 और 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था, हमने पढ़ा भी। आप इस बात पर से पहले भी परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचार को हम फिर से दोहराते हैं। देखिए, विधायक एमएलए जो होता है, एमएलए कौन होता है? तो इसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचक क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व का हम प्रयोग करेंगे, जो एमएलए होगा, वह जो है उसका चुनाव कैसे होता है और जो है वो कैसे चुनकर जाता है, एमएलए कहाँ का होता है? तो एमएलए जो होता है वो क्या होता है? एमएलए आपका हो गया राज्य का। अब आगे है राज्य विधानसभा और सांसद। सांसद मतलब लोकसभा, ठीक? के बीच में क्या फ़र्क है? राज्य में आप जानते हैं कि राज्य में आप राज्य का शासन करते हैं, जो एमएलए होता है और एमएलए होता है और जो है संसद में आप देखते हैं संसद जो होता है एमपी होता है, क्या होता है? वो एमपी होता है। तो संसद और एमएलए में ये अंतर होता है, जो एमपी जो होता है वो एक राज्य में जो क्षेत्र है में बँटा गया है, जैसे कि ज़िला है, कोई ज़िला है तो उस ज़िला के वो एमपी होंगे और एक ज़िला में बहुत सारे क्षेत्रीय क्षेत्रीय जगह होता है, जहाँ पर क्या होता है विधायक होता है। तो वही विधायक एक जिला में 5-7 विधायक हो सकते हैं, लेकिन एक जिला में उस क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर 10 लाख है वोट है, तो एक सांसद वहाँ से नियुक्त होंगे। अगर 10 लाख वोट एक जगह है, तो वहाँ पर 2 या 3 विधायक नियुक्त होते हैं। तो इसी प्रकार इसका अंतर आप कर सकते हैं। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा राज्य सरकार के और कौन-सा केंद्र सरकार के हैं? तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ये किसके हैं? तो केंद्र सरकार के हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी विद्यार्थियों में 8 कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। ये किसके हैं? तो राज्य के हैं। ये राज्य के हैं। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये किसके हैं? तो केंद्र के हैं। ₹1000 का नोट जारी किया जाएगा। ये भी किसके हैं? तो केंद्र के हैं। मतलब केंद्र सरकार जो लोकसभा है, वो आप जानते हैं कि केंद्र और राज्यसभा में होते हैं विभक्त। लोकसभा होता है केंद्र का और राज्यसभा होता है किसका? तो राज्य का। विधानसभा किसका? तो राज्य का। अब चौथा क्वेश्चन में आप देखेंगे तो शब्द को आप भरना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विधायकों और प्रतिनिधियों प्रत्यक्ष रूप से ये स्थान को हम भरेंगे। तो हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग डैश हिस्सेदारी नहीं करते, पर बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने मतलब कि प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जो है हिस्सेदारी नहीं करते हैं और यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधियों का मतलब विधायक यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये डैश पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। कौन? तो विधायक जो है अपने विधायक क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि जो चुनकर गया है वह ये डैश पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। प्रतिनिधि जो है वो फैसला लेता है और विधायक जो है यहाँ पर चुनकर भेजते हैं। आप आज के दौर में ऐसे किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है जो अपने लोगों को डैश ना देती हो। क्या ना देती हो? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार नहीं देता है। इसका मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार है। आगे क्वेश्चन है कि आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो है अगर आप ज़्यादा चुन रहे हैं, अगर आप एक ही
सरकार को 10 साल 15 साल के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ के जो है शासन व्यवस्था डमाडोल हो सकती हैं। ये भी एक कारण होता है। ऐसा क्यों है, जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? क्योंकि सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं कि बदलाव होते रहे, और बदलाव जो है एक क्या करता है, एक अच्छी सोच को प्रदर्शित करता है। अच्छी जो है, आप अगर बदल रहे हैं, आप अगर नियम कानून को जो है मानने मान रहे हैं, तो क्या होगा, आप अच्छे बन रहे हैं। यहीं पर आप बदल कर सकते हैं। आप छठा क्वेश्चन है कि आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते पूरे, बल्कि दूसरे रास्ते का भी अख्तियार करते हैं। देखिए, यहाँ पर नाटक के रूप पर जो है अनेक-अनेक तरीके, 3 तरीके आप यहाँ पर आप जो है विरोध, धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। बहुत सारे जो हैं विरोध करके आप ये जानते होंगे कि कृषि कानून जो है कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये असहमति है, प लोगों की असहमति हो गई कि हमको कृषि कानून नहीं चाहिए, 3 बिल जो है लाया गया था, ये हमको नहीं चाहिए। तो कृषि कानून को क्या करना पड़ा? तो वापस करना पड़ा। तो विरोध प्रकट हम जो है धरना प्रदर्शन करके किए। साल भर जो है धरना प्रदर्शन चलता रहा। ये देखिए संसद है, तो भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था क्या है? भारतीय संसद जो है देश की सर्वोच्च कानून निमांत्रित संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, एक राज्य और एक लोक। उच्च सभा जो है वो राज्यसभा होता है, निम्न सभा जो होता है लोकसभा होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, देश के राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। और कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और सर्वसम्मति से अध्यक्ष जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे, और राज्यसभा में 245। अब देखिए संसद की भूमिका क्या है? आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतंत्र के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं, जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका में हम देखेंगे कौन किसके सदस्य हैं। 2009-2019 की ये निर्वाचन जो है हुए हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 का कौन था? तो 17वीं लोकसभा चुनाव था, और इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी दल है, और कितने सीट आया? तो 303 सीट जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी को आया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी मतलब इनको आया 52 सीट, और द्रविड़ मुन्नेत्र कलकम डीएमके को आया 24 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को आया 22 सीट, और युवा श्रम और विकास किसान कांग्रेस पार्टी को आया 22 सीट, शिवसेना 18, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो है 16 सीट, बीजेपी जनता दल बीजेडी को 12 सीट, बहुजन इसी प्रकार आप टोटल जोड़ेंगे तो टोटल सीट यहाँ पर आपको 543 सीट, टोटल योग्य सीट कितना? 543 सीट पर चुनाव लड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य आए। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट आया, और यह जो है चुनाव 2019 का कौन सा लोकसभा चुनाव था? तो 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में था। अब 2020 का जो 2024 का जो चुनाव होगा वो 18वीं होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं कि बगल में दी गई तालिका के आधार पर उत्तर देने के लिए कौन सरकार बनाएगा? तो सरकार कौन बनाएगा? जिसके पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष किसको कहा जाएगा? जिसको उससे कम है, तो ये
कौन रहेंगे? तो नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कांग्रेस उसका विपक्ष होगा। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वो चर्चा करवाएंगे। आगे है यह क्या प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई? तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था क्या? तो विधानसभा के बारे में। अब 28 पृष्ठ में कहता है जाने के लिए, और यहाँ पर जो है 1962 में हुई तीसरी लोकसभा चुनावों के परिणाम को दिखाए गए हैं, और इस चित्र के आधार पर आप यहाँ पर इसके चित्र में देखेंगे कि कितने किसको सीट आए हैं। तो यहाँ पर पहले में देखिए, यहाँ पर जो चित्र ऊपर में दिखाया गया है कि किसको कितना सीट आया, ये देख सकते हैं कौन 1962 में जो है किसको आया था। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? टोटल 43 आया। कांग्रेस को कितना? 34 सीट आया, 34। और यह जो है बिहार में 53, तो 22। कांग्रेस को कितना? तो 22। टोटल सीट जो है ज़्यादातर कौन जीत रहा है? तो कांग्रेस ही जीत रहा है। 43 आंध्र प्रदेश में सीट था लोकसभा का, तो ये जीत लिया कितना? तो 34। असम में 12 था तो 9 जीता, और PSP 2 जीता। इसी प्रकार जो है 1, 2, 3 करके है, और कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट जीत रही है। जनता जो है किसको चुनेगी? तो कांग्रेस को। और यहाँ पर विपक्षी जो दल है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इतना सीट है, और विपक्षी दल अगर चुनने को कहेगा तो विपक्ष में कौन होगा जिसको सबसे ज़्यादा सीट होगा? तो 7 सीट देख रहे हैं, इसको है 7 PSP 1, 2, 3। यहाँ पर PSP जो है क्या है? असम 7 सीट है, एक 8 सीट है, और यहाँ पर देखेंगे PSP को कितना है? 28। यहाँ पर जो पक्ष में होगा ये कौन है? 29 सीट। 29 सीट वाले क्या होंगे? विपक्ष में होंगे। 29 सीट किसको है? तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसको 29 सीट था। तो विपक्ष में कौन बैठा 1962 में? तो कम्युनिस्ट बैठा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब है चुने जाने वाले उम्मीदवार संसद या सदस्य जो होता है वो क्या होते हैं? MP होते हैं। ये क्या होते हैं? MP होते हैं। इस संसदों को मिलाकर संसद बनती है, और इस सांसदों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं। क्या-क्या करने पड़ते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2019 का जो लोकसभा 2009 का जो 15वां लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किसको राजनीतिक दल और प्राप्त सीटें हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 सीट आया था, और 116 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को आया था। बहुजन समाज दल को बसपा जो है उसको 21 सीट आया था। क्षेत्रीय में देखेंगे ये राष्ट्रीय पार्टी है। याद रखेंगे राष्ट्रीय पार्टी के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कितने टोटल राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये एक हुआ, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट हो गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और राष्ट्रीय जनता दल राजद। ये सब जो हैं क्या हैं? तो राष्ट्रीय दल हैं। और राष्ट्रीय दल में क्षेत्रीय दल जो है, सॉरी, राज्यीय दल जो हैं क्षेत्रीय दल हैं। तो राज्यीय दल में ये क्षेत्रीय दल जो राज्य के हैं, ये कन्नड़ हो गया, ब्लॉक हो गया, तिरमूल हो गया, बिजू हो गया, ये सब क्या है? राज्य के दल हैं। तो ये टोटल 543 सीट ये टोटल हो गए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको सीट है? तो नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? भारतीय जनता पार्टी को। टोटल दोनों मिलकर एक विपक्ष हो गया। ये सरकार बनाएगा कौन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मनमोहन सरकार आप जानते हैं 2009 में, और 2014 में मोदी सरकार आया। आगे है पहला, क्या-क्या काम मिलता है? तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने होते हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। संसद में कितने? तो राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन भी होंगे। एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा होगा। याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। यहाँ पे राष्ट्रीय दल का नाम पूछा जाता है, कौन है? और यहाँ पर मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे बहुजन, बसपा, भाजपा, और कम्युनिस्ट पार्टी, और मार्क्सिस्ट जो हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, और नेशनल कांग्रेस पार्टी, और राजद, ये सब राष्ट्रीय दल पार्टी हैं। ये जो हैं भारतीय संसद में कितने होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और
लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं, जो कि अब इसको खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सीट, जो 272 सदस्य होने चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, टोटल 543 सीट पर चुनाव होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं और 272 सीट जो है सदस्य जो है होने चाहिए किसी को भी बहुमत में हासिल करने के लिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। जो गठबंधन में नहीं है और जो अलग हैं, वो जो बहुमत में नहीं है, वो सभी क्या कहलाएँगे? विपक्षी दल कहलाएँगे। देखिए, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जो काम करेंगे। कार्यपालिका मतलब सरकार में जो काम करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार का काम करते हैं। जो संसद में जो कानून बनाया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा जो काम मिल रहा है, उसको काम करने जो है करेगा, वही क्या है, वो कार्यपालिका में होता है। संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, लागू करने के लिए जो अ, होता है, उसको मिलकर काम करते हैं। कौन? तो कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका क्या है? तो ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ज़हन में अक्सर कार्यपालिका होती है। हमारे ज़हन में क्या होती है? कार्यपालिका होती है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री क्या करता है? तो संसद में जो है उसमें चुनाव करता है मंत्रियों का, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि जो हैं विभिन्न सरकारी कार्यों का ज़िम्मा संभालते हैं। यहाँ पर देखिए चुनाव के संबंध में दिया गया है कि इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिली, फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि 272 सीट चाहिए था। लिहाजा उसने क्या किया, तो अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, याद रखेंगे यूपीए बनाया, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। नाम क्या है? तो यूपीए का करके सरकार बनानी पड़ी। तो संयुक्त मतलब सभी के साथ प्रगतिशील गठबंधन। देखिए, आगे है कि हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन बनाकर जो है गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि 2019 में 300 सीट किसको आया है? भाजपा को, जो अकेले आया है। तो ये सरकार बनाने में सहमत, मतलब बहुमत में आ गया था। ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है, 2 चित्र हैं। 2 चित्र में केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र, यहाँ पर यह साउथ ब्लॉक है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है और दूसरी ओर देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं ये। हमें बाईं ओर जो दिख रहा है साउथ में, उसमें जो है प्रधानमंत्री, रक्षा और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाएं ब्लॉक में देखेंगे नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय जो है नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा जो है देश के जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उसके रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी
मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन जो है लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। संसद का यह जो सदन है राज्यसभा, वह लोकसभा के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसकी समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। अगर ज़रूरत हुई तो संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में वो करते हैं। राज्यसभा के लिए राज्य के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव करके भेजते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं कितने? तो राज्यसभा में टोटल 200 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 जो हैं सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। याद रखेंगे 233 ही सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और 12 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है। तो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो इसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। याद रखेंगे पहला प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। उसके बाद क्या होता है? संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह एक सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के ज़रिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। पहला काल क्या होता है? प्रश्नकाल। देखिए संसद के द्वारा जो है एक प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 उत्तर के लिए प्रश्न संख्या है और आंतरिक है बच्चों के लिए योजना का समय समेकन। देखिए डॉक्टर मनोज रजौरिया के द्वारा ये क्वेश्चन 48वां पूछा गया। क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला का कि क्या सरकार देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? दूसरा, यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर में देखिए क्या आता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला एवं विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं विकास मंत्रालय में। ये उत्तर देते हैं क से ग तक। ये मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात एक उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करता है। और यह विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों के हितधारकों में चिन्हित करते हुए उत्तर आया है। ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो है लिखित उत्तर दिया गया। अब आगे है कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका जो है मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है।
जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। अब तीसरा है कानून बनाना। संसद का काम क्या है? तो कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे। देखिए अब आगे है उसके बाद है कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आगे जो है आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है। निम्नलिखित तालिका में भी बताया गया है कि सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाले आबादी के प्रतिशत कितने हैं। पहले जो थी 1951-52 में देखेंगे तो 61.16% जो मतदान हुए। चौथी में देखेंगे तो 1967 में 61-33%। पाँचवीं में 71 में देखेंगे तो 52, 55, 29। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 17वीं जो हुआ है उसमें 67.11% जो है मतदान हुए हैं। बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर कुछ घटे भी हैं, 55 हुए हैं, 57 हुए हैं, कब? 91 और 2004 में। 58 हुए हैं, 15वीं में जो है 58.19% हुआ है। 65 सालों की जो है जनभागीदारिता कम हुई है या बढ़ी है। तो शुरुआती स्तरों में देखेंगे तो ठीक-ठाक है, लेकिन बीच में कमी थी, अभी यह बढ़ी है, 67.11 हुई है। देखने में आया आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि इन चुनाव क्षेत्रों के केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण पर सुझाव पेश किया गया। इस सवाल पर अभी भी बहस चल जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, आज भी उनकी संख्या 11% से ज़रा ऊपर पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल पाती है। उपरोक्त में देख सकते हैं संसद महिला दिखाई दे रहे हैं। इस बात जो है इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे बहुत मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाक़ई प्रतिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो देखिए आगे है शब्द संकलन, आपका चैप्टर अब जो है समाप्त होता है यहीं पर। शब्द संकलन में देखेंगे स्वीकृति किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं और संसद के लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। क्या है इसका मतलब? समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में इस गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। और तीसरा है अनसुलझे, मतलब इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा चैप्टर बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।